नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हमारे सिंह सर। ईरान, यूएस, इजराइल, द थिंग्स आर गेटिंग ओनली कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे. New developments have come. Sir, a very warm welcome on the show. गायत्री जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि देखिए, इस जो ब्लॉकेड है इसका इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका दुनिया पे असर क्या पड़ेगा। ये कई दशकों में एक अपने आप का में एक ये पहली बार ऐसा ब्लॉकेड लगा है, नेवल ब्लॉकेड, ठीक है ना। ये पूरे ईरानियन इकोनॉमी को बदल के रख देगा। जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसको रीरूट कर देगा, जो कि ट्रंप ने कहा ना, लॉट ऑफ शिप्स आर लाइंड अप एंड दे आर कमिंग, यू नो, एक्सेलेंट गैस एंड स्वीटेस्ट ऑयल, इस तरह से करके भेजा था। तो रीरूटिंग तो हो रही है, और इसका असर ये है कि इट हैज कंपेल्ड और कॉर्नर्ड चाइना इनटू एन इम्पॉसिबल पोजीशन। वो नहीं जानता है कि हम क्या करें। इसलिए इट विल बैट फॉर पीस मोर देन इवन ईरान। आपको मैं बता रहा हूँ, वो सारे तथ्य मैं आपके सामने फिर पेश करूंगा, तो आप कन्विंस्ड हो जाएगा। पुश ईरान इनटू द वो ये पीस डील, अगर कोई सिरफिरा हो तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस पागल रेजीम में बहुत सिरफिरे हैं। मैं नहीं, सुसाइडल टेंडेंसीज भी है, वरना दे विल कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, ठीक है। और अगर नहीं हुआ पीस डील तो ये बहुत खतरनाक होगा पूरे पूरे रीजन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया के लिए और पूरे रीजन के लिए। ईरान के लिए तो ये डिवास्टेटिंग होगा। आपको मैं बता दूं क्यों क्यों डिजास्टर। ईरान की जो इकोनॉमी है या उसका एग्जिस्टेंशियलिटी जो है, वो सी ट्रेड पे पूरा पूरा का पूरा डिपेंड करता है ईरान का। और अगर पर डे ईरान $270 मिलियन का निर्यात करता था, जिसमें से $140 मिलियन क्रूड ऑयल होता था। तो आप समझ जाए कि उस क्रूड ऑयल पे इनकी क्या डिपेंडेंसी है। बाकी जो डॉलर्स 80 मिलियन है वो नॉन ऑयल प्रोडक्ट जैसे मिनरल्स, मेटल्स, ये सब ये होता था। इंपोर्ट साइड में उनके मतलब 58 बिलियन के 58 बिलियन के कंज्यूमर मटेरियल और रॉ मटेरियल ये सब आते थे। तो आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट साइड में ईरान हर दिन करीब $8 मिलियन उसका ये लूज कर रहा है एक्सपोर्ट साइड से। और जो रॉ मटेरियल है उसका, अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल उसके पास नहीं आता है ये ब्लॉकेड के कारण, तो फिर क्या होगा? प्रोडक्शन रुक जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, जॉब्स जो है वो जाते रहेंगे। और ये जो सालों का जो ये एक्युमुलेटेड जो एंगर है, ये वो फिर से अभी तो दबा के रखा हुआ है, वो फिर से सड़कों पे आ जाएगी। याद रहे कि पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था वो आर्थिक कारणों से ही हुआ था, बुनियादी रूप से वो आर्थिक कारणों से हुआ है। और इकोनॉमिक कंडीशन कह लीजिए, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कह लीजिए, उसके कारण दाम इतने बढ़ गए थे। और हालात यहां तक पहुंच गई थी कि उस समय the regime barely managed to survive. Let me tell you, the protests were so ferocious and so widespread कि वो barely तो ये अगर ब्लॉकेड ज्यादा दिन चलता रहा तो इट विल गेट वर्स, हालात और खराब होंगे। अब देखिए, समय ईरान के साइड में नहीं है। ईरान जो है वो आपको एक देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बताता हूं मैं, कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 50 to 60 मिलियन बैरल्स ईरान की ऑयल की।
आ, उसमें से 60% जो है वो ऑलरेडी यूज अप हो चुका है, और केवल 20 मिलियन बैरल अब उसके पास मतलब स्पेयर करने को है, स्पेयर कैपेसिटी है। और वो उसकी प्रोडक्शन है 1.5 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एवरी डे। तो इस प्रोडक्शन रेट पे क्या होगा कि 2 हफ्तों में पूरा का पूरा जो स्टोरेज कैपेसिटी है जो उसका, वो पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। अब जब स्टोरेज कैपेसिटी है और आपका ऑयल का आउटफ्लो नहीं है, तो क्या होगा? आपको ऑयल के जो वेल्स हैं वो शट करने पड़ेंगे। और एक बार भी अगर आपने किसी ऑयल को शट किया, ऑयल वेल को, तो उसका जो 5 से 10% एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। वो पैसा हमेशा के लिए मतलब बर्बाद हो गया। तो यूं कहिए कि टाइम जो है ईरान के लिए ये टिक कर रहा है। अब देखिए ये चाइनीज का क्या डिलेमा है। हम लोग चाइना की बात कर रहे हैं ना। आप प्रोग्राम के पहले वो हिंदी अखबारों का भड़कता हुआ जो इनका हेडलाइन होता है, वो आपने सुना है? तो मैं बता रहा हूं इनकी क्या मजबूरी है। चाइना का 11 से 13% जो ऑयल के नीड्स है वो ईरान एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे शैडो फ्लीट भी है। और एक पाइपलाइन भी कहते हैं कि तेहरान में थी, जिसको फंडिंग जिसका जॉर्ज सोरस ने किया था, तेहरान से होर्मुज तक, उसको शायद उड़ा दिया है। बाय द वे, सोरस का बड़ा इन्वेस्टमेंट है ईरान में, on behalf, independently and on behalf of China also. And Soros is active here also in India also in managing public opinion and propaganda और etc. उसमें काफी ये है। लेकिन मैडम ये देखिए कि चाइना केवल ईरान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ऑयल के लिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंटायर गल्फ रीजन। ये बात लोगों को समझ में आनी चाहिए। वो सऊदी अरेबिया, यूएई सबसे लेता है वो तेल। और ये सारा का सारा तेल जो है ये होर्मुज से होके गुजरता है। 20% ऑफकोर्स इसका रशिया से भी तेला, लेकिन कम से कम 50% जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो गल्फ से आती है, मतलब ये पर्शियन गल्फ से, जिसमें केवल ईरान ही नहीं है। तो ये देखिए इसमें क्या है कि इसीलिए अगर ये सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ रहा है दुनिया में, तो वो ईरानियंस पे पड़ रहा है, ये सॉरी वो चाइनीज पे पड़ रहा है। और वो कहीं से बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ईरान ईरान के ऊपर में, जो आपको खबरों में मिला होगा। और आपको तो मालूम है कि चाइनीज इकोनॉमी का इट इंपोर्ट्स मोर ऑयल देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। और ये अगर हालात रही तो वो सस्टेन नहीं कर सकता अपने आप को काफी काफी समय तक, ठीक है। तो ये चाइना का डिलेमा है। अब ये था क्या कि ये आपके दर्शकों को बता दें कि लोग इंटरेस्टेड होंगे क्या हुई, मतलब बातचीत में क्या ये है। तो सबको मालूम है कि 3-4 इनके पॉइंट्स थे बड़े। वो एक तो यूरेनियम इनरिचमेंट का अमेरिका की तरफ से, दूसरा था ये हॉर्मुज को खोलने का, तीसरा था ये प्रॉक्सी ग्रुप्स, उसके बाद था ये 3-4 पॉइंट है। लेकिन उन्होंने मिसाइल्स को छोड़ रखा है, जो मेरी खबर है कि मिसाइल के बारे में उन्होंने कोई कंडीशन नहीं डाला था, कि ताकि कुछ उनके लिए भी फेस सेविंग हो। लेकिन अब ये क्या हुआ उस टॉक्स के दौरान? हुआ क्या था कि एक तो ये एक बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके आए थे, जिसमें 100 लोग थे। और वो 100 जो लोग थे वो एक दूसरे को मतलब वो बैलेंस करने के लिए थे।
कि ताकि कोई मतलब रनअवे एजेंडा के साथ मतलब कुछ गड़बड़ न कर डाले या रेजिम के अगेंस्ट न चला जाए, तो वो चेक एंड बैलेंस के लिए उन्होंने बहुत बड़ा डेलीगेशन उनका भी, जो यहाँ से फिर जब ये वापस गए हैं तो बड़ा ये कई बार इन्होंने जहाज बदले, कई बार बस बदले, क्या क्या बदला इस तरीके से, तो एक एक खौफ का भी एक एटमॉस्फेयर था, वातावरण था वहां पे। मेन बात क्या था कि आपको मैं बता रहा हूं कि ये जब पूरी 20-21 घंटे जो भी बात हुई, तो जेडी वांस जो है वो कम से कम ये आधा हाफ ए डजन टाइम्स से ज्यादा उसने ट्रंप से वो कंसल्ट करता रहता था। ये कभी नहीं कंसल्ट करते थे। ये एक्चुअली जो लोग रूम में बैठे हुए थे, उनको कोई डिसीजन लेने की अथॉरिटी ही नहीं थी, और जिससे कंसल्ट करना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था, इस डर से कि अगर वो कंसल्ट करेंगे, मान लीजिए जो भी है, आई डोंट नो हु इज इन चार्ज, वो मुज्तबा खोमैनी क्या है, बेहोश है, तो ये कम्युनिकेशंस जो है वो इंटरसेप्ट हो जाएगा, और फिर उस लोकेशन पता है, तो ये तमाम तरह के उनके उनकी मजबूरियां थी, तो दे वर वेरी टेरिफाइड एक्चुअली पीछे बात करने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हम इस पर सोचेंगे। तो कोई था ही नहीं उस पे, किसी को ऑथराइज नहीं किया था कि आप ईरान के बिहाफ पर आप कोई कोई एक्शन ले, मतलब कोई आप कमिटमेंट दे। और उनको अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी बहुत डर था। तो एक चीज तो साफ है इससे उभर के आती है कि ईरानियन रेजीम जो है वो बहुत फ्रैगमेंटेड हो गई है मैडम, बहुत फ्रैगमेंटेड। दूसरा क्या है कि अ, ये देखिए, ये सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है इसका। मैं जब उस दिन बोला था, आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो मैंने कहा था कि इंडिया शुड ब्रेक दिस स्टेलमेट इन हॉर्मुज if necessary by force, either alone or in combination with like-minded, or equally affected strategic partners, equally or more affected। मैं क्यों कहा था, ये देखिए कि ये सबसे बड़ा प्रहार ईरान ने किस पर किया है, वो है एशिया के ऊपर। ये जो राइज ऑफ एशिया का जो एक वो जो नारा लगाया जा रहा था, जो पिक्चर पेंट किया जा रहा था, और सही में जो ट्राजेक्टरी भी थी, उसको इन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया है ईरान ने। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यूरोप तो चलो अमेरिका से ले लेगा ऑयल एंड गैस जो भी है, लेकिन एशिया क्या विकल्प ढूंढेगा। 70% गल्फ का क्रूड एशिया को आता है, और उसमें कौन शामिल है 70% में? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, सब सब के सब उस पर डिपेंडेंट। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, यस, फॉरेन मिनिस्टर विवियन बालाकृष्णन ने कहा, अब आप इसको जिस तरह सेटअप कहा कि भाई ये तुम हम पर फेवर नहीं कर रहे हो, ये ट्रांजिट राइट्स जो है कोई ये बॉर्डरिंग स्टेट का प्रिविलेज नहीं है, जो मैं उस दिन आपके पिछले प्रोग्राम में कर रहा था, सभी को ट्रावर्स करने का राइट्स। ठीक है, तो जब आपको आपके ट्रावर्स करने का राइट्स है, तो इन देशों को कुछ नहीं करना चाहिए। और ये क्या मतलब, जितनी हेवी लिफ्टिंग है वो सारा अमेरिका करे। भाई आप भी तो अपने लोगों के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्शन लोगे, आपने नेवी क्यों रखे रखे हैं, और बाकी तमाम जो आपके
स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है, उसको किस लिए आपने मेंटेन किया हुआ है? एनीवे लेकिन आप देखो सिंगापुर का वो बोल रहा है सिंगापुर इटसेल्फ इज अ बॉर्डरिंग स्टेट टू मलक्का, मलक्का स्ट्रेट, और देखिए वो कितने सूझबूझ से वो काम लेता है। 40% ऑफ द ट्रेड बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन पासेस थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का। और देखिए वो कितना रिस्पॉन्सिबली वो बिहेव करता है। तो भाई मान लीजिए कि आप कहते हैं कि ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ईरान भी तो ब्रिक्स का मेंबर है ना मैडम। तो ब्रिक्स में मान लीजिए कि मैंने कहा 70% जो क्रूड है वो इसमें आता है ये एशियन कंट्रीज में। तो क्या कोई एशियन मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए जहां हम सब मिलकर बैठे, जिसमें अरब कंट्रीज भी हो, ईरान भी हो, सभी हो, और एक मैकेनिज्म ये करे कि तुम हमको इतना सप्लाई करोगे, और ये उसमें कुछ क्लॉज होना चाहिए कि अगर इसमें कोई डिसरप्शन हुआ तो आप हमको डैमेजेस दीजिए। फिर ब्रिक्स का मतलब क्या रह जाता है? ब्रिक्स इज वन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दैट आई एम सजेस्टिंग। ठीक है। तो ईरान को हम कितने भरोसेमंद पार्टनर माने ब्रिक्स का? नॉट एट ऑल। तो देखिए सर, वही वही कह रहे हैं ना मैं। मतलब एक कोई तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए इसका। तो आप बताइए कि हमने तो साफ कह दिया भाई कि हमारा तो मेन इंटरेस्ट क्या है हमारा वेस्ट एशिया के साथ। हमारा एनर्जी सिक्योरिटी और अनइम्पीडेड नेविगेशन, बिना रुक टोक के हमारे जहाज आवे जाएंगे। लेकिन पता नहीं मैडम ये क्या है कि ये सब तथ्य जानते हुए जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ये ईरान ने जो सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी थी ना, जिसको होर्मुज कहते हैं, उसको मार दिया इसने। अब आगे क्या नहीं होगा, लेकिन इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये जरूर होगा कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, अब वो इस वल्नरेबिलिटी को बाईपास करने के लिए वो तमाम जोड़ तोड़ मतलब वो कोशिश करेंगी। तो वही जो आपने सुना ना कि वो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी, वही वही यहाँ पे लागू होता है। दूसरा क्या है कि अभी जॉर्ज बुश जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जॉर्ज बुश, वो दैट इज सेलिंग अराउंड केप ऑफ गुड होप। इसका निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि उनको अभी भी लगता है कि रेड सी में इनको टारगेट किया जा सकता है। ठीक है। और हूतीस के द्वारा रेड सी अभी शांत पड़ा हुआ था, उसके बाद से जेराल्ड फोर्ड जो है वो भी स्वेज के मुंह पे खड़ा है मेडिटेरेनियन में। जेराल्ड फोर्ड करियर ग्रुप जो है, आई डोंट नो वेदर दे आर गोइंग टू, वो भी शायद ये रेड सी वाला रूट नहीं लेंगे। लेकिन ये देखिए इन सब के बीच में क्या है कि जब हम होर्मुज की बात कर रहे हैं तो बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है, उसकी चर्चा अभी नहीं हो रही है। ठीक है। ये भी 20 माइल्स के करीब ये वाइड है। ठीक है। इसके दो चैनल्स हैं इसमें, नक्शे में देख लीजिएगा, जो रेड सी का जो वो चोक पॉइंट है, उसके दो चैनल्स हैं। जो बड़ा वाला जो वेस्टर्न चैनल है उसमें लार्जर शिप्स कैन गो अक्रॉस। जो ईस्टर्न चैनल है वो लोकल ट्रैफिक के लिए है, जिसको
वो अलेक्जेंडर स्ट्रेट बाब इस्कंदर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी अहमियत मैं आपको बता दूं कि 20,000 शिप्स ईयरली क्रॉस करते हैं बाबेल मंडप से। अब 20,000 शिप्स एंड 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। अब आप बताइए कि हॉर्मूज का तो चलो आपने उसको वेपनाइज कर लिया, इसको हुती से क्यों वेपनाइज करवाया? और यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं कि अ, क्या इसको मैं कहूं, यू विल हैव टू गिव देम क्रेडिट कि एक सैंक्शनड पावर इतने सारे प्रॉक्सीज पाल रखे हैं जो कि पूरी रीजन को, मतलब एक्टिव इन 4-5 कंट्रीज इनके प्रॉक्सीज जो है, एंड एटलीस्ट क्रिएटिंग न्यूसेंस ना, और थ्रेटनिंग टू इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स, जो कि पूरे, मतलब अगर ये चोक पॉइंट्स का अगर 20, मान लीजिए 20%, 30% जितना भी जैसे हॉर्मुज से जाता है, वो उसका असर ये होगा कि कभी भी आपका जो एनर्जी का जो स्टेबिलिटी है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, वो कभी कायम नहीं होगा। तो एक रिजीम, मतलब इस तरह का, मतलब ये कितना खुराफाती है ये रिजीम। तो अब देखने वाली बात है कि ये हुतीज के क्या, मतलब वो फिर से इनको रीएक्टिवेट करेंगे। हालांकि पिछले मई में इनका कुछ समझौता हुआ था अमेरिकन से, बट आई डोंट नो। लेकिन वहां पे जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जो जॉर्ज बुश का मैंने ये किया नाम, जिक्र किया, वो केप ऑफ गुड होके आ रहा है। और दूसरा जो जेराल्ड फोर्ड है, मैंने कहा कि वो भी शायद ये वाला रूट ना ले, स्वेस केनाल और रेड सी वाला। दैट मीन्स इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि उनको टारगेट किया जा सकता है एनी। और एक जो ये जेराल्ड फोर्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ, जेराल्ड फोर्ड में आग लग गई थी और उसको मरम्मत होने को होके वो फिर से वो आ गई है। इट इज डिप्लॉयड सिंस 294 days, लॉन्गेस्ट पोस्ट कोल्ड वॉर डिप्लॉयमेंट ये जेराल्ड फोर्ड का है, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं कि इतने सारे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के मूवमेंट, पोजिशनिंग, वहां पर तो इब्राहिम लिंकन है ही, खास करके फिर ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स भी वहां पे डिप्लॉय हो रहे हैं। ये जो ट्रिपोली जो है, ये जापान से आई है, यूएस। और एक शायद यूएसएस बॉक्सर जो है, वो भी एक एम्फीबियस शिप है, तो वो आ रही है, वो भी रास्ते में है इनको ज्वाइन करने के लिए। माइन स्वीपर्स है, वो भी आ रहे हैं, कई और चीजें डिप्लॉय हुई हैं, डिगो गार्शिया से भी कुछ डिप्लॉय। तो कुल मिला के तैयारी पूरी है। और इनको ये मालूम है कि ये एक मेक और ब्रेक मोमेंट। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक ईरानी, एक चाइनीज शिप आती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तो ऑयल टैंकर, नहीं हम तो जाएंगे ईरान। अब मान लीजिए अमेरिका ब्लिंक कर जाता है, तो अगर यहाँ ब्लिंक किया तो सारी सारी जगह पे ये ब्लिंक, फिर साउथ चाइना सी में भी ब्लिंक करो, ताइवान स्ट्रेट में भी ब्लिंक करो, सभी जगह ब्लिंक करते चलो, यू आर फिनिश्ड एज अ सुपर पावर। और अगर चाइनीज वो इसको नहीं टैकल कर पाते हैं, तो उनका भी जो जो राइजिंग पावर, मतलब एज एज अ काउंटर पॉइंट टू अमेरिका, वो स्टेटस खत्म हो जाता है। लेकिन बिना एनर्जी के, अमेरिका के पास तो तेल है, वो फिर भी अपना पूरा जो उसकी जो वॉर मिशनरी है उसको फ्यूल कर सकता है। लेकिन चाइना के पास तो कुछ नहीं। होर्मुज से तो मैं बताया ना, उनका 50% ऑयल गल्फ से आता था, जो कि होर्मुज से गुजर के, तो केवल ईरान का ही नहीं है।
तो ये उनके, इसीलिए मैं कहा दैट इज द चाइनीज डिलेमा। और किसी भी अमेरिकन से भी ज्यादा अभी वो प्रेशर में है कि इसको इस पूरे मामले को जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए। और इसीलिए जो बार बार ये ट्रंप की तरफ से, वांस की तरफ से आ रहा है कि नहीं नहीं, अ, अभी भी डील हो सकता है, अभी भी बातचीत हो सकती है, वो इन्हीं कारणों से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस छोटे समय में अ, दर्शकों को आपको कुछ मैंने क्लैरिटी देने की कोशिश की कि ये सिचुएशन क्या है। सर, आपको यहाँ से ये कहीं से भी डी-एस्केलेशन के चांसेस लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। वहां पर भी बातचीत में भी वो काफी क्लाइम डाउन उन्होंने कर लिया था, फिर वो पता नहीं घबरा गए कि हम नहीं, कोई हम आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, हम अपने लीडर से पूछ के आएंगे, यहाँ से हम तो बात कर ही नहीं सकते। तो कुछ बातें हैं वहां, कौन किसकी अथॉरिटी चल रही है ये कोई नहीं जानता है। हमारे लिहाज जो लोग कह रहे हैं ना कि जी रेजिम चेंज कहाँ हुआ जी, रेजिम चेंज कहाँ हुआ जी। अरे रेजिम रहता तो ये तो ये इतनी मुश्किलात कैसे आती। बोला ना, इट इज टोटली फ्रैक्चर्ड एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट। अदरवाइज आप किसको किसको, आप जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान में बातचीत है, किससे बात करें, मुनीर से या शहबाज शरीफ से। वही यहाँ पे हालत हो गई है ना। पहले भी होता था ना कि किससे बात करें, बाजवा से या प्राइम मिनिस्टर से, किससे, नवाज शरीफ से, किससे बात करें। सो ये सिचुएशन है वहां पे। एंड I hope the Chinese may be able to do something. अब लेट्स नहीं सी। तो अमेरिकन के तरफ से तैयारी पूरी। और इतनी तैयारी के बाद they will not brook with any minor climb down. They will ask for major climb down. अब एम्फीबियस शिप्स वगैरह आ ही गए तो इसका मतलब तो ग्राउंड असॉल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये नहीं था कि इसकी तैयारी, इनको देखिए जब पिछले बार जब रेड सी में ये सब इन्होंने वो किया था ना, रेड सी में दे ट्राई टू इंटरफेयर विथ इंटरनेशनल शिपिंग, ठीक है। तो उस समय से ये अमेरिकन को समझ में आ गया था कि आगे क्या होगा। यस, दे वर और ये प्रिपेयर्ड आई वही थिंक। रजीम है, ये वही रजीम है मैडम, जो कि ऐसे भी शिप्स को टारगेट की थी रेड सी में जिनका कुछ ईरान कॉन्फ्लिक्ट से लेना देना नहीं था। ये कुछ नहीं, दिस वाज मैरीटाइम एक्सटॉर्शन एंड नथिंग एल्स। क्यों इंडिया के शिप्स को टारगेट नहीं किया था क्या उन्होंने पहले? वी हैव अ हिस्ट्री। एब्सोल्युटली यस, नो, वी हैड डिस्पैच्ड अ डजन शिप्स दैट टाइम, जबकि रेड सी में ये पूरा ये डिसरप्शन चल रहा था। जी, बिल्कुल सही। अम, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।